नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारा इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल, ठीक है ना? यानी कि आपको मालूम है दोस्त कि हम बिहार स्पेशल के जो सीरीज में हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं? तो टॉप 2000 काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना दोस्त? और इसी सीरीज का आज का वीडियो नंबर कितना है? 44 नंबर है, ठीक है ना? यानी इससे पहले पार्ट 43 यानी कि 43 तक पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट करवा दिए हैं। आप आराम से जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्त? अब हम बात करते हैं उस एग्जाम के बारे में जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए दोस्त, बिहार का ना आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे में आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया या फिर बिहार सीजीएल हो, यानी कि राज्य स्तरीय, मतलब एक लाइन में बताया जाए तो राज्य स्तरीय किसी भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं ना दोस्त, एक बार इस सीरीज को ना ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है ना? जितना हम कंप्लीट करवाए हैं ना, एक बार ध्यान से देखिए, आपको खुद मालूम चलेगा कि ये सीरीज और ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम बिना समय गँवाए आज का वीडियो को शुरू करते हैं, और जो भी नए विद्यार्थी हैं एक बार इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, आपको खुद को खुद मालूम होगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, यानी कि 431 नंबर, ये थोड़ा-सा नंबरिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है? देखिए दोस्त, इस सीरीज में हम आपको 3 तरह से क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं। कौन-कौन सा? एक आपको करवाते हैं, आपको ईज़ी करवाते हैं, उसके बाद से आपको मॉडरेट क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं, साथ ही साथ आपको हार्ड क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं। यानी कि तीनों तरह से क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट करवाया जाता है। क्यों? ताकि आपको सारा का सारा क्वेश्चन बनाने का अनुभव ऑलरेडी हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हथियार है जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा-सा भी सोचने को मौका नहीं देगा, ठीक है ना? क्योंकि प्रैक्टिस जब रहेगा तो क्वेश्चन आते हैं यूँ ही आप मार के निकल जाइएगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। बोल रहा है 431 नंबर प्रश्न, बोल रहा है कि बिहार की भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में, ठीक है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर ना 3 कथन दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर 3 कथन दिया गया है। तीनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद जाके आपको जवाब देना है कि कौन-सा कथन सही होगा, ठीक है ना? तो पहला कथन बोल रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.16% है, ठीक है ना? यानी कि 2.86% है, ठीक है ना? पहला कथन बोल रहा है। दूसरा कथन बोल रहा है, जो बिहार की औसतन ऊँचाई है समुद्र तल से लगभग 153 मीटर है, ठीक है ना? और तीसरा कथन बोल रहा है, बिहार जो है मुख्यतः गंगा के मैदान के मध्य भाग में स्थित है। अब आपको बताना है कि ये क्वेश्चन और ये कथन जो है आपके लिए कौन-कौन सा कथन सही होने वाला है, ठीक है ना? तो देखिए दोस्त, सबसे पहला कथन जो है, ये जो बिहार का जो क्षेत्रफल है ना, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 286% यानी कि 2.86% है, तो पहला कथन सही है, ठीक है ना? दूसरा कथन जो बोल रहा है कि बिहार की औसतन ऊँचाई 153 मीटर, नहीं दोस्त, बिहार की जो औसतन ऊँचाई है ना, वो 173 मीटर है, ठीक है ना? 173 मीटर है, ठीक है ना? उसी प्रकार से हम बात करते हैं तीसरा, जो कि गंगा मैदान के मध्य भाग में स्थित है, ठीक है ना? तो तीसरा कथन सही, यानी कि बात करें तो पहला कथन और तीसरा कथन, ये 2 ही कथन सही है। तो देखते हैं हम कथनों में कि कौन-सा ऑप्शन में है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 1 और 3 कथन हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ऐसे ही प्रश्नों को ना आप जब सोच समझ के मारिएगा ना, तो आपको बता रहा ना, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बस आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा, हम आपको सॉल्यूशन भी कंप्लीट करवाते चलेंगे, ठीक है ना? अब हम चलते हैं एक बार सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, बोल रहा है, देखिए यहाँ पर ना दोस्त हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर 173 फीट होगा, 173 फीट होगा, ठीक है ना? 173 फीट होगा, ठीक है ना? और मात्र 53 मीटर हो जाएगा, 53 आपको मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ये वाला दूसरा कथन के बारे में बता रहे हैं, 173 फीट हो जाएगा और 53 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना? इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो चलिए हम दूसरा 1 और 3 कथन हमारा सही था, तो कैसे सही है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, पहला कथन सही था, बिहार का जो क्षेत्रफल है, ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है, ठीक है ना? जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्त? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बिहार के एग्ज़ामों में बार-बार एक ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है ना? तो बोल रहा है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इस क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का ना 13वां स्थान है, यानी कि देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप केंद्र शासित प्रदेश भी मिला देते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश भी मिला देते हैं, तब जाके ना बिहार पूरे देश में 13वां स्थान पे आता है, ठीक है ना? लेकिन वहीं पे आप सिर्फ
केंद्र शासित प्रदेश हटा देते हैं तब जाके कितना स्थान पे आता है, तब 12वां स्थान पे आता है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। जब पूरे देश की बात करें तो 13वां, और केंद्र शासित प्रदेश हटा के बात करें तो 12वें स्थान पे आता है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरा कथन क्यों गलत है। देखिए, वही हम आपको बताए कि ये बिहार जो है ये भारत के ना पूर्वी भाग में स्थित है, आपको मालूम है, ठीक है ना। यह जो एक स्थलबद्ध राज्य है, यानी कि लैंडलॉक राज्य है, जिसकी औसतन जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितना है, लगभग 173 फीट है। यानी कि मीटर में बात करें तो मात्र 53 मीटर है, जो कि हम आपको दोबारा पीछे स्लाइड में जाकर बताए, ठीक है ना दोस्त। तो 173 फीट है, और मीटर की बात करें तो 153 मीटर है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो वहां पर क्या दिया था, तो वहां पर दिया था क्या, यहाँ पर दिया था 153 मीटर, जो कि गलत है, मात्र 53 मीटर है। कितना है, 53 मीटर है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। फीट में बात करें तो 173 फीट है। समझ में आ गया ना, 173 फीट। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है ना। देखिए, प्रश्नों को ना ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो पहला सही था और दूसरा गलत है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से, और तीसरा सही क्यों है तो समझिए। ये बिहार है ना, ये बिहार भौगोलिक दृष्टि से मुख्यतः मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, हम एक छोटा सा मैप बनाकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये जो है आपको बिहार है, ठीक है ना, ये हमारा बिहार है, ठीक है दोस्त। ये बिहार है, और ये बिहार ना बीचों बीच गंगा नदी निकलती है। तो ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी, ये जो बीचों बीच से निकलती है, तो ये बिहार है। तो ये गंगा नदी के अगल बगल फैला हुआ हमारे बिहार है। समझ में आ गया ना। तो तीसरा कथन भी सही है। तो यही चीज हमको बताना आपको था, ठीक है ना दोस्त। तो ये चीज समझ गए। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए दोस्त, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको पूरा तरीका से थ्योरी प्लस सॉल्यूशन बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा, और एमसीक्यू की तो भरमार लगा देंगे। और वो भी काछा, इसमें जितने भी कंप्लीट करवाया ना, बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि सर इसमें पी बाई क्यू भी इंक्लूड कीजिएगा। दोस्त, आपको कहना नहीं पड़ेगा, इसमें आपको पी बाई क्यू रहेगा ही, ठीक है ना। पूरा पी बाई क्यू है, प्लस में आपको जितने वीवीआई क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सब के सब इसमें इंक्लूड किया गया है। जिस दिन एग्जाम में आप बैठेगा खुद आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 432 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि पद्मश्री महासुंदरी देवी, ठीक है ना, बिहार के किस चित्रकला परंपरा से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। ये पद्मश्री जो है, यानी कि पद्मश्री से इसको सम्मानित किया गया है, कौन है, महासुंदरी देवी, ठीक है ना। इन्हीं की बात कर रहा है कि आखिर ये बिहार के किस चित्रकला परंपरा से जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन के हिसाब से। पहला ऑप्शन है पटना कलम चित्रकला, दूसरा है जो है पटिया चित्रकला, या फिर तीसरा है मिथिला चित्रकला, या फिर चौथा है मंजूषा चित्रकला। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, इसको आप जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो महासुंदरी है, ठीक है ना, ये जो है मिथिला चित्रकला से संबंधित रखती है, ठीक है ना। कहाँ से, मिथिला चित्रकला से संबंधित रखती है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको और भी सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, महासुंदरी देवी बिहार के मधुबनी जिले की प्रसिद्ध लोक कलाकार थी, ठीक है ना। उन्होंने मिथिला चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी दिलाई थी, ये आप जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ बात करें अगले थ्योरी में, तो मिथिला चित्रकला के जो संरक्षण और संवर्धन में उनका काफी ज्यादा योगदान था, और इसी योगदान की वजह से भारत सरकार ने उन्हें 2011 में, कब, 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किए थे। समझ में गए ना, कौन सा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किए थे। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पर हमारा जो है ये थ्योरी कंप्लीट होता है, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे फिर चलते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न क्या है, ये 433 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, फिर से दो कथन दिया गया है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। पहला कथन है कि पटना और गया जिले के क्षेत्र जो है ये प्राचीन काल में, ठीक है ना, मगध के नाम से भी जाना जाता था। पहला कथन बोल रहा है। दूसरा कथन बोल रहा है कि मगध महाजनपद की जो प्राचीन राजधानी थी, क्या वो राजगीर थी। बिल्कुल, यानी कि बात करें तो पहला भी कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है, यानी कि पहला कथन सही, दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन में चल देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन भी सही हो जाएगा और दूसरा कथन भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये देख लीजिए, ये बिहार है, ठीक है ना दोस्त, ये बिहार है, ठीक है ना। और ये बिहार के ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, यही जो है मगध वाला एरिया है, और यहीं पर पटना है और यहीं पर गया है, ठीक है ना। तो इस वाले एरिया को ना हम लोग मगध बोला करते थे, ठीक है ना। और दूसरा जो कथन बोल रहा है कि मगध महाजनपद की जो प्राचीन राजधानी थी, क्या वो राजगीर थी, तो बिल्कुल राइट बात है कि मगध जो महाजनपद थे उसकी राजधानी जो थी पहले प्राचीन समय में राजगीर थी। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप फोकस करके सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिएगा। लेकिन चलिए हम और भी आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। बिना एक्सप्लेनेशन के मजा थोड़ा ना आएगा दोस्त, है कि नहीं।
तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझें। देखिए, जो बोल रहा है पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है, ठीक है ना? तो पहला कथन क्यों सही है तो समझते हैं। वर्तमान जो पटना है और गया है, ये जिलों का जो क्षेत्र है ना, ये प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको मैप के अनुसार बता ही दिए, ठीक है ना? अभी बात करें दूसरा कथन क्यों सही है, तो ये जो राजगीर है ना, ये प्राचीन समय में राजगिरी यानी कि मगध महाजनपद के प्रारंभिक काल के दौरान विशेष रूप से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की सबसे प्रारंभिक राजधानी माना जाता था। किसको? राजगिरी को। अभी जाके इसको राजगिरी को ही बना दिया गया है, राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो वही बात हुआ कि प्राचीन समय में मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो राजगिरी थी, यानी बात करें तो राजगीर थी। समझ में आ गया दोस्त? तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देख सकते हैं ना कि एक जो है एमसीक्यू है, ठीक है ना? एक जो है एमसीक्यू है, लेकिन आपको जब हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो कितना सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जा रहा है। यही वजह है कि हमको सॉल्यूशन हर एक वीडियो में कंप्लीट करवाते हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 434 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है 1919 से 1920 के दौरान बिहार के दरभंगा क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है ना? यानी कि उनका जो है नेतृत्व किसने किया था? ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है कार्यानंद शर्मा, या फिर ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विद्यानंद जी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्त, जितना ही आपको मालूम है कमेंट सेक्शन में ना आप जो भी राय हो अपना बताते रहिएगा, ताकि हम आपको उस पे आगे भी काम करते रहें। ठीक है ना दोस्त? और ईमानदारी से बताइए कि आपने सच में कितना इसको सही किया है। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, यानी कि स्वामी विद्यानंद जी। देखिए, ये ना दरभंगा क्षेत्र में 1919 में एक किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है ना? तो उसका जो है नेतृत्व जो है किसने किया था? स्वामी विद्यानंद जी थे। और एक और बात बता देना चाहते हैं, किसानों के लिए स्वामी विद्यानंद जी ने काफी ज्यादा योगदान दिया हुआ है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विद्यानंद जी। ठीक है ना? अब हम चलते हैं और भी इसको व्याख्या के अनुसार देख लेते हैं। तो देखिए, व्याख्या में क्या बोल रहा है कि 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा क्षेत्र के में किसानों जमींदारों की जो दमनकारी नीतियों और लगान वसूली के खिलाफ आंदोलन किया गया था। ठीक है ना? और इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है ना? इस आंदोलन ने बिहार में किसान चेतना को मजबूत किया, और बाद में स्वतंत्रता संग्राम में भी किसानों ने एक्टिव भागीदारी का मार्ग भी प्रस्तुत किया था, यानी कि सक्रिय रूप से उन्होंने भी भाग लिया था। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए बोला था एक दूसरे का जब साथ देने के बाद ही ये चीजें सामने आई है। ठीक है ना? अगर वो स्वामी विद्यानंद जी किसानों का साथ नहीं दिए होते, तो स्वतंत्रता संग्राम में भी आपको बहुत कमी देखने को मिलता है कि नहीं? तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? खासकर इनके बारे में जरूर याद रखिएगा कि स्वामी विद्यानंद जी ने दरभंगा में किसान आंदोलन का उन्होंने काफी ज्यादा नेतृत्व किया था। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? अगला और जो प्रश्न क्या है, 435 नंबर है। बोल रहा है कि ट्रेवार्थो के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ट्रेवार्थ जो थे ना, ये बिहार के जलवायु को ना वर्गीकृत किए थे, यानी कि अलग अलग भागों में बांटे थे। ठीक है ना? तो उन्हीं की बात कर रहा है। ठीक है ना? तो पहला कथन क्या बोल रहा है कि उन्होंने बिहार के उत्तरी भाग को लगभग आधे हिस्सों को ना AW जलवायु क्षेत्र में रखा था। ठीक है ना? दूसरा कथन बोल रहा है कि उन्होंने बिहार के जलवायु भाग को लगभग आधे हिस्से को, यानी कि दक्षिण भाग के आधे हिस्से को CAW जलवायु क्षेत्र में रखा था। ठीक है ना? तो बोल रहा है कि टेरवार्थ ने बिहार के, ये देखिए ये बिहार है, ये बिहार है। ठीक है दोस्त? तो बोल रहा है कि ये उत्तरी भाग है, ये ऊपर वाला उत्तरी भाग है और नीचे वाला ये दक्षिण भाग है। इसको जो है टेरवार्थ के अनुसार AW के रूप में, मतलब जलवायु क्षेत्र में बांटा गया था। ठीक है ना? और ये दक्षिणी भाग को ना CAW के रूप में बांटा गया था। यानी कि ये कथन बता रहा है कि क्या टेरवार्थ के अनुसार ये चीजें किया गया था? तो नहीं दोस्त, टेरवार्थ के अनुसार ये चीजें नहीं किया गया था। ठीक है ना? तो यानी कि पहला कथन भी गलत है और दूसरा कथन भी गलत है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि न तो एक और न ही दो। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कि इन्होंने उत्तरी भाग को AW में भी नहीं मापा था और दक्षिणी भाग को भी CAW में नहीं मापा था। ठीक है ना? तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है ना? अब हम चलते आपको व्याख्या के में बताते हैं कि क्या क्या मापा गया था और कौन कौन मापे थे। ठीक है ना? तो यहाँ पर समझिए, देखिए पहला कथन क्यों डब्ल्यू गलत है, तो देखिए ट्रेवार्थ की जो जलवायु प्रणाली के अनुसार ना बिहार के उत्तरी भाग को ना CAW के जलवायु क्षेत्र में मापा गया था। ठीक है ना? और इससे उष्ण कटिबंधीय मानसून, यानी कि शुष्क शीतकाल
कहा जाता है, ठीक है ना। तो टेरवार्थ के अनुसार CAW मापा गया था, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, AW था, इसीलिए जो है पहला गलत हो गया। समझ में गया ना। दूसरा कथन क्यों गलत है, तो टेरवार्थ ने बिहार के दक्षिणी भाग को AW जलवायु क्षेत्र में रखा गया था, ठीक है ना। ये दो शुष्क और गर्म है, इसीलिए इसको रखा गया था, ठीक है ना, टेरवार्थ के अनुसार। लेकिन ऑप्शन में क्या था, CAW, जो कि दूसरा भी गलत है। समझ में गया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि टेरवार्थ के अनुसार जो है उत्तरी भाग को CAW में मापा गया था और दक्षिणी भाग को AW में मापा गया था। देखिए, आप ज्यादा समझने की कोशिश मत करिए, बस इतना दिमाग में रखिए, क्वेश्चन जो पूछता है ना वो यही पूछता है कि बिहार के जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया था, ठीक है ना। ये बिहार है, ठीक है ना, ये बिहार है, एक बार और समझ लीजिए, एक बार बस दोस्तों समझ लीजिए। ये बिहार को दो भागों में बांटा गया, ये ऊपर वाला भाग को उत्तरी भाग और नीचे वाला भाग को दक्षिणी भाग बोला गया, ठीक है ना। तो टेरवार्थ के अनुसार इसको CAW जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। टेरवार्थ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिहार के जलवायु को बांटा गया था, ठीक है ना। तो इसको जो है किस भाग में बांटा है, CAW, समझ में आएगा ना। और ये दक्षिण भाग को किस में बांटा है, AW में, समझ में आएगा ना। लेकिन आप ना इसको याद मत रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है ना कोपेन से पूछता है। कोपेन भी एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, क्या थे, कोपेन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। तो कोपेन से सवाल बहुत पूछता है कि कोपेन ने बिहार के जलवायु को दो भागों में तो बांटा ही था, लेकिन उत्तरी भाग को क्या बोला गया था, देखिए उत्तरी भाग को CWG में बांटा गया था, ठीक है ना। और दक्षिण भाग को क्या बांटा गया था, AW, जो कि टेरवार्थ भी AW में मापे गए थे। समझ में आ गया ना। तो याद रखिए कोपेन के अनुसार CWG, कोपेन के अनुसार CWG में बांटा गया था, और कोपेन के अनुसार बिहार के दक्षिण भाग को AW में मापा गया था। समझ में आ गया ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, समझ में आ गया। कोपेन वाला जरूर याद रखिएगा, टेरवार्थ वाला बहुत कम पूछता है, कोपेन का जरूर याद रखिएगा। कोपेन को जो उत्तरी बिहार है उसको CWG में मापा गया था, CWG, कैसे, CWG में मापा गया था, ठीक है ना। एक बार और हम बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। कोपेन, ठीक है ना, कोपेन के अनुसार सॉरी सॉरी दोस्त, कोपेन के अनुसार, ठीक है ना, कोपेन के अनुसार CWG में बांटा गया था, ये जरूर आप याद रखिएगा। और दक्षिणी बिहार को AW में मापा गया था। ये दो चीजें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, इस पे ज्यादा समय कंज्यूम हो गया, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए, ये 436 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है प्रथम बौद्ध संगीत के संदर्भ में, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है, यानी कि पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था उसी के संदर्भ में बातें कर रहे हैं, कौन सा कथन सही है। पहला कथन बोल रहा है कि ये राजगीर के ना सप्तकर्णी गुफाओं में 483 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि इस संगीत की अध्यक्षता जो है गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ने किया था। नहीं दोस्त, ये गलत बात है, ठीक है ना। ये जो है पहला हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। यानी कि केवल ऑप्शन में देखा जाता है केवल एक हमारा सही हो जाएगा, इसको आप जरूर याद रखिए। यानी कि ये जो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था ये कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, सप्तकर्णी गुफाओं में किया गया था। तो पहला कथन सही हो जाएगा। लेकिन वही बात करें दूसरा कथन, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक केवल एक सही हो जाएगा, इसको आप जरूर याद रखिए। लेकिन हम चलते हैं, आपको व्याख्या के समझा देते हैं कि दूसरा कथन क्यों गलत है और पहला कथन क्यों सही है, ठीक है ना। तो देखिए, पहला कथन इसलिए सही है कि प्रथम जो बौद्ध संगीत हुआ था ये 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था, राजगीर की जो सप्तकर्णी गुफाएं है ना वहीं पे हुआ था, ठीक है ना। और ये बुद्ध के ना निर्वाण के तुरंत बाद आयोजित किया गया था। निर्वाण मतलब ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था उसी के बाद तुरंत ये प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था। समझ में आ गया ना। अब दूसरा कथन क्यों गलत है दोस्त, तो ये जो प्रथम प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता वो किसने किया था, तो आनंद ने तो किया नहीं था, बल्कि महाकश्यप ने किया था। किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया था, आनंद ने दिया था, इसी वजह से दूसरा कथन गलत हो गया था। समझ में आ गया ना। हालांकि आनंद ने इस संगीति में बौद्ध के उपदेश पढ़े थे, बौद्ध थेरों ने इस संगीति में भाग भी लिया था, ठीक है ना। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। इसकी जो प्रथम अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने किया था, ठीक है ना। और कहाँ पे हुआ था, राजकीय के ना सप्तकर्णी गुफाओं में इसका आयोजित किया गया था। समझ में आ गया ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 437 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए राजदूत यानी कि कौन थे, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है, ठीक है ना। यानी कि पाटलिपुत्र को उस टाइम पे किस नाम से संबोधित किया गया था। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कुसुमपुर, या फिर ऑप्शन नंबर सी अजीमाबाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पॉलीपुत्रा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्त याद रखिएगा, ये जो मेगास्थनीज है ना ये उस टाइम पे यानी कि प्राचीन समय में, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के जब दरबार में भेजे गए थे तो उस टाइम जो है पाटलिपुत्रा को
पॉलीब्रोथा के नाम से संबोधित किया गया था। किस नाम से? पॉलीब्रोथा के नाम से संबोधित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखें, कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछने की भी संभावना है, ठीक है ना दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए हम और भी इसको सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए यूनानी राजदूत कौन थे? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी रची हुई जो इंडिका पुस्तक है, ठीक है ना, उसमें पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा के नाम से संबोधित किया था। किस नाम से? पॉलीब्रोथा के नाम से संबोधित किया था। समझ में गया ना। ये जो पाटलिपुत्र के जो हेनेलाइट, यानी कि हेनेलाइट को यूनियन के रूप में जाना जाता है, जो कि मौर्य समाज की ना राजधानी थी। क्या थी? मौर्य समाज की राजधानी थी। और अभी के समय में, यानी कि आधुनिक समय में, पटना को ही उस टाइम बोला जाता था। समझ में आ गया ना। पॉलीब्रोथा, पाटलिपुत्रा, ये सारी चीजें उस टाइम बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में इसी को पटना के रूप में जाना जाता है, जो कि अभी जो है बिहार में स्थित है। समझ में आ गया ना। और इसकी राजधानी भी है। समझ में आ गया ना। तो ये सब चीजें आप जरूर याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा ना, तो आप यूं ही बना के आ जाइएगा, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए हम अपने अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है ना। आपका बिल्कुल समय नहीं गंवाया जाएगा। देखिए दोस्त, बोल रहा है 438 नंबर प्रश्न बोल रहा है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि देखिए 2011 की जब जनगणना हुआ था, उसी के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। देखिए परसेंटेज पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि 2011 में पूरे भारत में जनगणना हुआ था, तो भारत के हिसाब से पूरे बिहार में कितनी प्रतिशत है जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है 7.2%, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 8.6%, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 9%, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 9.6%। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त याद रखिएगा, 2011 के जनगणना अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी, उसमें बिहार की जनसंख्या कितने परसेंट था? तो 8.6%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8.6%। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब कैसे थी और कितना थी, चलिए हम व्याख्या के अनुसार समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्त, व्याख्या में क्या बोला गया है कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी कितने थी? 121.08 करोड़ थी, यानी कि एक तरह से बात करें तो 121 करोड़ थी, ठीक है ना। 121 करोड़, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा 2011 की जनगणना अनुसार पूछ रहा है, तो 121 करोड़ थी, ठीक है ना। इसमें बिहार की जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ थी, यानी कि इसमें बात करें बिहार की, ठीक है ना, इसमें बिहार की बात करें तो इसमें बिहार की कितना था दोस्त? तो 10.41 करोड़ था, ठीक है ना। 10.41 करोड़ थी, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना था? 8.6% था। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये तीनों के तीनों ना आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। भारत की, बिहार की और परसेंटेज, ठीक है ना। अब नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, तो 2011 के जनगणना अनुसार बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। समझ में आ गया दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि अगला जो प्रश्न क्या है, ये 439 नंबर प्रश्न है। वहां तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। बोल रहा है ये जो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है, इसकी स्थापना कब हुआ था, ठीक है ना। ये बरौनी जो पावर थर्मल पावर प्लांट है, उसकी स्थापना कब हुआ था, उसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है 1961 में, ऑप्शन नंबर बी है 1966 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1962 में, या फिर ऑप्शन डी है 1967 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देख लीजिए इमेज भी लगा दिए हैं, ताकि आपको चीज़ों समझने में आसानी हो, ठीक है ना। देखिए ये जो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की बात कर रहा है, इसकी जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1962 में हुआ था, यानी कि 1962 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पावर स्टेशन इसलिए लगाया था कि बिजली का उत्पादन किया जा सके। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर दो स्टेशन है, एक है आपको ऑयल रिफाइनरी, ठीक है ना, ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है ना, यानी कि जो तेल है उसको रिफाइनरी करने के लिए भी आपको वहां पर एगो पावर प्लांट लगाया गया है, ठीक है ना। तो वहां पर जो है ऑयल रिफाइनरी जो प्लांट लगा हुआ है, उसका जो काम है, उसको क्रूड ऑयल को ना रिफाइन करके उसको डीजल, पेट्रोल, केरोसिन के रूप में निकालने का काम है, ठीक है ना। तो ये जो है 1962 में इसकी स्थापना हुआ था, किसका? बरौनी थर्मल पावर स्टेशन का। और 1964 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है ना। किसका? इसका ऑयल रिफाइनरी का स्थापना हुआ था, ठीक है ना, 1964 में। और दोनों को दोनों ना, दोनों को दोनों किसने स्थापना करवाया था? रूस के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? रूस के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। उस टाइम जो था सोवियत संघ था, अब जाके रूस हो गया है, ठीक है ना दोस्त। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको और भी व्याख्या के अनुसार समझ लेते हैं। तो वही बात है कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की जो स्थापना है 1962 में हुई थी, ठीक है ना। ये बिहार के ना बेगूसराय जिले में स्थित है,
जहाँ पर बरौनी में स्थित है, यानी बेगूसराय में बरौनी में स्थित है, और राज्य का एक प्रमुख विद्युत उत्पादक केंद्र भी है। समझ में गया ना। इसकी जो स्थापना है रूस के तकनीकी सहयोग से किया गया था। तो हम आपको बता ही दिए कि ऑयल रिफाइनरी भी इन्हीं के सहयोग से हुआ था, और ये आपको बरौनी पावर प्लांट भी इन्हीं के सहयोग हुआ था। इनका 1962 में हुआ था, और इसका जो हुआ था 1964 में हुआ था। समझ में गया ना। तो इसको आप जरूर याद रखिए। समझ में गया। ये दोनों चीजें आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ओरिएंटेड है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 440 नंबर प्रश्न पे। इसको आप जरूर ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बोल रहा है कि बिहार की निम्नलिखित झीलों यानी कि पक्षी अभयारण्यों में से किसको रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। किसको माने रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन पहला है, यानी कथन पहला है नकटी पक्षी अभयारण्य, दूसरा है कांवर झील, तीसरा है गोगविल झील, और चौथा है नागी पक्षी अभयारण्य। अब बताइए इसमें जो है पक्षी अभयारण्य कौन सा रामसर स्थल के में दर्जा प्राप्त है। ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन 1 2 3 4, यानी कि पहला भी प्राप्त है, दूसरा भी प्राप्त है, और तीसरा भी और चौथा भी। ठीक है ना। अभी जो है हम आपको बता रहे हैं 2025 तक जो अपडेट है। ठीक है ना। 2025 से 26 तक जो अपडेट है। ठीक है ना। उसके अनुसार जो है ये चारों के चारों, ठीक है ना, रामसर स्थल में सम्मिलित किया गया, यानी कि इनको दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलिए बताते हैं आपको कि पूरे भारत में कितने रामसर स्थल है, और बिहार में कौन कौन से रामसर आपको दर्जा प्राप्त किया गया है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल बेहतरीन चार्ट के द्वारा बना दिए हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये जो है बिहार में ना 6 रामसर स्थल की सूची यहाँ पर दिया गया है। 2025 तक पूरा अपडेटेड है। ठीक है ना। तो इसमें जो है बिहार के सभी रामसर स्थल सम्मिलित है। तो पहले आप ये समझिए, भारत में ना, भारत में दोस्त याद रखिएगा, भारत में कितने रामसर रामसर जो है टोटल कितने हैं भारत में रामसर स्थल। तो देखिए ये भारत में जो है, सॉरी दोस्त, एक मिनट दोस्त। ठीक है ना। ये भारत में जो है टोटल रामसर स्थल कितना है। भारत में टोटल 98 है। कितना है दोस्त। 98 है। ठीक है ना। 98 रामसर स्थल है टोटल भारत में। ठीक है। इसमें से जो है बिहार में 6 रामसर स्थल दर्जा प्राप्त है। ठीक है ना। अभी 2025 का अपडेट हम बता रहे हैं। टोटल भारत में 98 रामसर स्थल है, जिसमें से बिहार में कुल 6 रामसर स्थल है। और सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में, तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में आपको सबसे ज्यादा रामसर स्थल है। वहां पे टोटल आपको 20 रामसर स्थल है। ठीक है ना। तो ये चीजें आप जरूर याद रखिए। तो टोटल भारत में कितने रामसर साइट से, तो 98 है। बिहार में कितने हैं, 6 रामसर साइट है। ठीक है ना। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में रामसर स्थल है, तो तमिलनाडु में टोटल 20 गो रामसर स्थल वहां पर दर्जा प्राप्त किया गया है। ठीक है ना। अब हम समझ लेते हैं बिहार की बातें। तो देखिए बिहार में जो है 6 रामसर स्थल सूची बनाया गया है। कौन कौन सा है, अब इसको समझिए ध्यान से पूर्वक। ठीक है ना। तो देखिए पहला जो रामसर स्थल है ये कांवर ताल है, यानी इसको कांवर झील के रूप में भी जाना जाता है, इसको कांवर ताल के रूप में। ये जो ना बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर ताल। ठीक है ना। और ये 6 रामसर स्थलों में भी सम्मिलित है। और बिहार का पहला जो रामसर स्थल है कौन सा है, कांवर झील है। दूसरा नागी पक्षी है, नकटी पक्षी है, उदयपुर झील है। चौथा जो है गोकुल झील है, और सॉरी पांचवा जो है गोकुल झील है, और छठवा जो है गोगाबिल झील है। यानी कि टोटल बात करें तो ये 6 को 6 जो है रामसर स्थलों की सूची में सम्मिलित कर दिया गया है। समझ में गया ना। तो इसको एक बार जरूर याद रख लीजिएगा। कहाँ पर है ये, बेगूसराय में, जमुई में। नागी और नकटी दोनों के दोनों जमुई में, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। और ये जो उदयपुर झील जो है ये पश्चिमी चंपारण में, ये बक्सर में, ये कटिहार में। समझ में गया ना। तो एक बार चार्ट को ना दिमाग में बैठा लीजिएगा। रामसर स्थल बाद में और भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, लेकिन हम 2025 का अपडेट बताए हैं। ठीक है ना। बाद में होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और अपडेट के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ कर रहिएगा। वहां पर आपको पीडीएफ दिया ही जाएगा, जो हम चैनल पे कंप्लीट करवाते हैं सारा का सारा जो है पीडीएफ इसको भेज दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दिया गया है, आराम से जाकर वहां पे जुड़ सकते हैं। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में देने के बाद भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। दोस्त एक बार कि आप चैनल में जाइए, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। ठीक है ना। और अगर चैनल जो आप लिंक से नहीं करना है तो आप क्यूआर कोड से भी स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो है हमारा टोटल कितना क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो 440 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बनाने में, रिसर्च करने में एनसीईआरटी से लेके पीवाईक्यू से लेकर सब का सब इसमें इंक्लूड किया गया है। काफी मेहनत लगा है दोस्त। ठीक है ना। तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से जुड़ने के लिए बस कुछ नहीं करना है, दिल से चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमेशा के लिए जुड़ जाना है। ठीक है ना।
तब भी आपको जॉब लेने में और आपको एग्ज़ाम पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात, इस टेलीग्राम पे आपको सिर्फ़ पीडीएफ ही नहीं, बल्कि बिहार में जितनी भी वैकेंसी है ना, आपको मिनटों में अपडेट दिए जाते हैं, ठीक है ना? और साथ ही साथ करंट अफ़ेयर तो इस पे अपडेट किया ही जाता है, ठीक है ना? तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। क्यों? क्योंकि अप्रैल, जून, जुलाई में काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार के जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।